हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जो हमारा सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है। मैं आपको बता दूं, टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन ए में तो आपके एमसीक्यू होते हैं, वो मैंने करवा दिया। इस सेक्शन बी में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, हालांकि और का ऑप्शन रहता है तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये सेक्शन बी होगा, उसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है, लेकिन ये क्वेश्चन पता है सोचो 2 नंबर में दे दिया सैम्पल पेपर में। ये 3 में भी आ जाता था, 4 में भी, मतलब इसकी कैटेगरी अलग अलग है। मतलब इसको करके रखो, इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 में पूछ रहे हैं, 3 में पूछेंगे, कभी वो चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या बेसिक रूल है, हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। फिर हम कुछ स्टेप लेते हैं, अपने आप को फिर कॉन्ट्राडिक्ट दिखाते हैं कि भाई हमने जो एज्यूम किया वो गलत है, और वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है। आपने यही एनसीईआरटी में सीखा होगा, तो वैसे ही करेंगे। तो ये क्या है, लेट अस एज्यूम, पहले लिख लेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो रूट 2 हो जाएगा P अपॉन Q। और हम P और Q के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि P Q कैसे नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 लिखा है, तो दोनों के दोनों क्या है, ऐसे नंबर है जिनका HCF 1 होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि P अपॉन Q लिखा, तो इधर ब्रैकेट लिख दो, P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड देयर एचसीएफ इक्वल टू 1। और क्योंकि ये चीज इसी लॉजिक से प्रूफ होती है, मतलब ये जो एचसीएफ मैंने 1 लिख दिया है, इसी एचसीएफ 1 से ही हम कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके बाद Q को इधर कर दो, मतलब एलएचएस में ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये P हो गया। तो रूट 2 Q क्या आ गया, P के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो रूट 2 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आ गया 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब जो 2 है वो अल्टीमेट कहां जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है, P स्क्वायर में। तो आप एक लाइन लिखोगे यहां पे स्टेटमेंट, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P, ऐसा लिख देंगे। अब ये कई बार थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगता है कि यार कोई नंबर अगर चलो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को करेगा क्या। देखो ऐसे समझो इसको, जो यहाँ पे P और Q हैं वो फ्रैक्शन में है, इंटीजर फॉर्मेट में होगा। अगर P और Q की मैं बात करूं, तो आप मुझे बताओ, जब आप 2 से डिवाइड करोगे P स्क्वायर को, ठीक है, तो अगर P में, समझना मेरी बात, अगर P स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर P में 2 ना हुआ, 3 हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये रिजल्ट कभी इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। और जबकि ये किसके बराबर है, Q स्क्वायर के बराबर है ना, Q स्क्वायर इक्वल टू है ना भाई, Q स्क्वायर ही तो होगा P स्क्वायर बाई 2। तो Q फिर इंटीजर वैल्यू कैसे आएगा, तो इंटीजर लाने के लिए पक्का P में 2 होगा, तभी तो 2 से 2 कट पाएगा, तभी तो कुछ इंटीजर वैल्यू की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। और अगर आपको ये चीज भूल जाओ कैसे हुआ, तो आप बस स्टेटमेंट याद रखो, बस मैंने समझा दिया क्या, कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे P स्क्वायर को, तो अगर P में 2 नहीं होगा तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो P डिवाइड्स हो गया, 2 डिवाइड्स हो गया P। अच्छा, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे P जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो पक्का जो P होगा क्या वो 2 का मल्टीपल होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, इस वाली कंडीशन को। ठीक है, तो यहां पे P जो है वो 2 का मल्टीपल है। अब पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2M का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो कुछ आएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2M का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4M स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल कर दो,
तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा 2m स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, देखो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू, हम ऐसा लिख देंगे भाई 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर को भी कर रहा है और 2 डिवाइड क्यू को भी कर रहा है। अब एक यहां पे स्टेटमेंट लिखी और एक यहां पे स्टेटमेंट लिखी है, इनमें क्या लिखा है, इधर बोला जा रहा है 2p को डिवाइड कर रहा है, यहां बोला जा रहा है 2q को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है, और कोई पर्टिकुलर नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो HCF तो जरूर होगा। तो क्या हमारा यहां से HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, सीधी बात है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल दोनों ही नंबर हैं, ये भी और ये भी, इसमें भी 2 इसमें भी, तो HCF तो 2 आएगा ना। और पहले HCF कितना था इसका, 1 था, बट वी नो दैट देयर HCF इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहां पे तो HCF 2 आ गया, यहां पे 1, सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, मतभेद, ठीक है, कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अगर कोई चीज कॉन्ट्रडिक्शन है तो अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना था, इसका हमने कुछ गलत लिया था तभी तो ऐसा हो गया भाई, अगर हमने सही लिया होता तो सारी चीज सही निकलती। तो सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी जो एजम्पशन है वो कैसी हो गई है, रॉन्ग हो गई है, पेपर में ऐसे ही लिखना है, एंड आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन कैसी, हमने खुद मान लिया, हम समझदार थे, हमने मान लिया कि भाई हम गलत थे, और जैसे ही तुमने बोला कि हम गलत हैं तो अब लिख सकते हो दैट इंप्लाइज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये है तरीका, ठीक है, इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया सबको, समझ में आया, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो इस तरीके से आपको करना था, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है, नोट कर लो इसको, दोबारा देख सकते हो कहीं भी अगर डाउट हो। नेक्स्ट देखो क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, और P जो पॉइंट है वो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मतलब 2x ले सकते हैं, इसको 3x ले सकते हैं। Q डिवाइड्स DC 4:1, यानी ये 4y ले लो और ये y ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको प्रूफ करना है जो OC है वो OA का हाफ है, मतलब OC और OA में एक रिलेशन आपको लाना है, ठीक है। तो वो तभी आ सकता है ना जब हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर ले, भाई इधर से साइड अगर आ रही है, इसका मतलब हमें सिमिलर करना होगा ये दो ट्राइंगल, और सिमिलर करना आसान है क्योंकि देखो पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना। तो फटाफट कर लेते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। और लिख भी लो एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल एंगल AOP इक्वल टू एंगल COQ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया से, बाई AA क्राइटेरिया से हमारे ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल AOP जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COQ के। देख लो जरा, क्या हमारा AOP ट्राइंगल COQ ट्राइंगल से सिमिलर हो जाएगा? अगर कोई चीज सिमिलर है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिख सकते हैं। तो AO के करस्पॉन्डिंग कौन है, CO, और हमें देखो रिलेशन चाहिए भी है AO और CO में, ठीक है। और कौन सी साइड है, OP और OQ। अब देखो OP और OQ में कोई रिलेशन दे नहीं रखा तो मत लो, लिखने को लिख सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। AP के करस्पॉन्डिंग CQ लिख लो। अच्छा AP क्यों लिखा, क्योंकि देखो AP कुछ पता है आपको, CQ आपको कुछ पता है इसलिए, ठीक है। तो अब AO अपॉन CO कितना आ जाएगा, यहां से AP देखो 2x है और CQ आपका कितना है, y है। अब यहां से x और y में कुछ रिलेशन आ जाए तो हमारा काम बन जाए। अभी तो फिलहाल ये आया हमारा कंडीशन, ठीक है। अब क्या कर सकते हो पता है,
पैरेललोग्राम की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है, तो क्या ए बी इक्वल टू सी डी होगा, होगा ना, बहुत सही। तो ए बी कितना है, देखो 2x और ये 3x, 5x हो जाएगा। सी डी कितना है 4y प्लस वाई, क्या ये 5y हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया y, बस बहुत कमाल का रिलेशन आ गया, पुट कर दो यहाँ। तो AO अपॉन CO, 2x के लिए y रख दो, y अपॉन y, तो y से y कट गया, तो AO अपॉन CO आ गया 2, CO को इधर कर दो तो 2CO आ गया AO, हाफ इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो क्या ये प्रूफ हो गया कि जो CO है वो हाफ ऑफ AO है, यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा OC या CO एक ही बात है, AO और OA एक ही बात है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि जो CO है वो हाफ ऑफ AO है। आप चेक कर लें इस चीज को, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि CO इज हाफ ऑफ AO, क्लियर है ये बात, पक्का। तो बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, कि CO जो है वो हाफ हो गया AO के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में देखो क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट इधर है और एक टेंजेंट हमारी इधर है, ठीक है। आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O at a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA is equal to 10, find the perimeter of triangle PCD. सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो आपको क्या दे रखा, PA दे रखा 10, चलो PA लिख लेते हैं, पहले 10 है हमारे पास, आपको पेरीमीटर निकालना ना PCD का। अच्छा PA अगर 10 है तो क्या PB भी 10 होगा, आप कहोगे सर क्यों होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ना, लिख लो, क्या लिख लो, हेडिंग लिख लो, मतलब स्टेटमेंट लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होती है, इसीलिए मैंने BP को भी 10 लिख दिया, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा जो कि 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर की बात करें, अगर मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, तो वो क्या होगा अगर हम बात करें, तो पेरीमीटर तो लेंथ जो साइड होती है उनका सम होता है, तो PCD में सम क्या होगा, PC प्लस का CD, ये CD और प्लस का PD, यही सब आएगा। तो ये तीन साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना होगा आपको, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, यही वाली कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर मैं AC को x मान लूं, ये वाली लेंथ AC अगर x है, तो क्या CE की लेंथ भी x होगी, क्योंकि देखो इस सर्किल पे ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये x है, तो ये भी तो x होगा। ऐसी सिमिलर अगर मैं ED को y ले लूं तो क्या ये भी y हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। आप कहोगे हाँ ठीक है, अब आप बताना अगर ये टोटल 10 है और ये x है तो क्या ये 10 माइनस x होगा, अगर ये टोटल 10 था और ये y है तो क्या ये वाली लेंथ हमारी 10 माइनस y होगी। बस अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो PC, ये P है और ये C है, तो क्या PC की जो लेंथ है वो 10 माइनस x हो जाएगी, देख लो जरा, क्या हमारी PC की जो वैल्यू है वो 10 माइनस x हो जाएगी, CD की जो लेंथ है वो x प्लस y हो जाएगी, PD की जो लेंथ है वो क्या 10 माइनस y हो जाएगी, तो y से y कट गया, x से x कट गया, 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD आ गया। हमें निकालना था क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD 20 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा डबल होता है टेंजेंट की साइड का, ठीक है, तो 10 का डबल क्या होता है 20, तो आप डायरेक्ट याद ही रखें, कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप उनका डायरेक्ट यूज कर पाए। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखा है 10a प्लस b जो है वो √3 है, 10a प्लस b के लिए कितनी है √3 है,
और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है। tan a प्लस बी है √3, tan a माइनस बी है 1/√3। आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप बताओ अगर tan a प्लस बी है √3 तो क्या ये वाला एंगल जो है a प्लस बी क्या वो 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। tan a माइनस बी अगर 1/√3 है तो a माइनस बी को क्या 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि tan की वैल्यू किस एंगल पे 1/√3 होती है, 30 डिग्री पे होती है। अच्छा तो अब क्या करो, b से b कैंसिल कर दो, a प्लस a 2a हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो गया, तो a आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया। तो अगर a 45 डिग्री आ गया, a कितना आ गया 45 डिग्री, तो अब यहां से देखें तो अगर आपको a मिल ही गया है, ठीक है, तो हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें किसी में भी तो क्या b मिल जाएगा। तो सिंस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो अगर a को मैं 45 पुट कर दूं तो हमें b मिल जाएगा। तो b आ जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, इसका मतलब वो आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो बस ये इसके आंसर हो गए, a आ गया 45 और b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, आया सबको समझ में। चलो अब देखो नेक्स्ट इसमें जो और वाला पार्ट है वो ये है, ये क्या है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। ये प्रूफ करना है, तो वो तो राइट हैंड साइड है, वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, नहीं सॉरी x निकालना और इक्वल टू 10 दे रखा है, सॉरी मतलब इसमें हमें इक्वल टू देखो इक्वल टू 10 दे रखा है और x निकालना है, ये x है ना ये। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 cosec 30 sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा x इंटू साइन 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना है माइनस 3/4 tan 30 1/√3 होता है तो 1/√3 का स्क्वायर करना है इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से देख लो 2 इंटू 2 का स्क्वायर x इंटू √3/2 का स्क्वायर, tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, x इंटू √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ये 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 10। तो ये तो कट गया इससे। ठीक है, तो क्या बचा देखो, अब इस 8 को यहां माइनस कर दो तो 10 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है यहां पे, ये हो गया 3x/4 माइनस ये 1 बचा और नीचे 4 है, ये 1/4 है, तो अगर 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 1 आएगा, 10 माइनस 8 2 होगा, तो ये 8 आ जाएगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल टू अगर 8 है तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से करें कैलकुलेशन, और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने कैलकुलेशन करी वैसे ही आप करो, आप कैलकुलेशन अपने तरीके से करिए जैसे आप करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर में क्या मिल गया 3 मिल गया। क्लियर है सबको, समझ में आ रही सारी चीज़। अगर आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हो, ये दिखा सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है इस चैनल पे। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है इस सेक्शन का। तो इसमें 2 पार्ट इसमें भी है। इसे बोला विद द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एज अ सेंटर, मतलब जो ट्राइंगल है अगर एबीसी, मैं इधर बना लेता हूं अभी इसको बाद में करेंगे। तो अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी वर्टिसेस को, वर्टिसेस क्या होता है ये जो ये वाले पॉइंट हैं, इसको अगर हम सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करें, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और 3 पोर्शन ऑफ अ ट्राइंगल सो ऑब्टेन आर रिमूव्ड, मतलब क्या, इसको सेंटर मान के आर्क बनाई जाएगी और इसकी रेडियस कितनी रखी जाए 14, यहां से भी और यहां से भी, और ये तीनों पोर्शन जो आए हैं इनको रिमूव कर दिया जाए और फिर बताना है टोटल एरिया रिमूव्ड, कितना एरिया रिमूव्ड हुआ है। पहले आप फिर से क्वेश्चन पढ़ें और समझने की कोशिश करें क्या हमारा फिगर इस तरीके का ही बनेगा। ठीक है, एंगल हमें कुछ पता नहीं है तो हम मान लेते हैं ये θ1 एंगल होगा, इस वाले का एंगल θ2 होगा और इस वाले एंगल का θ3 होगा। ठीक है, और रेडियस सबकी 14 है, रेडियस सबकी 14 है। चेक करो
क्या ऐसे ही कुछ आएगा? ठीक है, फिर से पढ़ लो क्या लिखा था, विद द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सेंटर्स आर्क्स आर ड्रॉन विद द रेडियस 14 एंड 3 पोर्शन ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। ट्राइंगल से जो एरिया रिमूव्ड हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 14 इस तरीके से ये दे रखे हैं, सोच के देखो क्या लगता है आपको। ठीक है, समझ में आ गया फिगर? चलो, तो क्या ध्यान से देखो, तो ये 3 जो आपको पोर्शन निकालना है, यानी कि एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल जो निकालना है, एरिया रिमूव्ड फ्रॉम ट्राइंगल जो आपको फाइंड आउट करना, वो कहीं ना कहीं 3 सेक्टर है ना, ये सेक्टर ही तो देखो, ये सेक्टर ही तो है आपका, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहला एंगल है तो थीटा बना ये, फिर हो जाएगा थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस सेम है इसलिए मैं आर ही लिख रहा हूं सब में, थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इन तीनों टर्म्स में पाई आर स्क्वायर और 360 तो कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू, क्या ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है? अच्छा, अगर ये पहले से कोई सोचता ना तो सोचता हम तो नहीं कर पाएंगे सर, हमें एंगल तो पता ही नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एंगल बाद में पुट हो जाता है। तो देखो 180 डिग्री आ गया ये, अब 180 और नीचे 360 है तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो यानी फाइनली आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस तुम्हारी 14 थी तो 14 इंटू 14 अपॉन 2 है ही तुम्हारे पास, तो 7 2 जा 14, 2 से ये 2 नीचे वाला कट गया। अब तुम बस 22 का मल्टीप्लाई 14 में कर लो, कितना आ जाएगा, तो 14 2 जा 28, 2 कैरी 28 और 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आया समझ में? नोट कर लीजिए। अब करते हैं इसका ये लास्ट वाला पार्ट जो है और में दे रखा है, उसको देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन सोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, एरिया बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, यानी कि अनशेडेड मतलब इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो इसमें अगर मैं इसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्कल तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। तो अगर आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन या रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। अच्छा, स्क्वायर ही क्यों है? क्योंकि जो 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, तो सेमी सर्कल का जितना डायमीटर यहां होगा उतना ही तो यहां होगा, इतना ही यहां होगा तो इतना ही यहां होगा। भाई अलग अलग तो सेमी सर्कल है नहीं। कोई कहे सर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देखो गिवन नहीं है लेकिन आपको फिगर में दिख रहा है। हालांकि जो चीज फिगर में दिखती है वो गिवन भी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में नहीं देते तो आपको फिगर से ही समझना पड़ता है। आप खुद सोचो, यूनिफॉर्मिटी दिख रही ना कि ये और ये और ये और ये सेम ही है, अलग अलग होंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको, ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि ये चारों सेमी सर्कल सेम है, इसलिए इनके डायमीटर जो होंगे वो सेम होंगे, तो यानी ये स्क्वायर बन रहा होगा। तो एक तो ये स्क्वायर हो गया, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और क्या लगेगा? प्लस 1 2 3 4 ये सेमी सर्कल है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही तो आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर साइड पता लग जाएगी तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल के एरिया का हाफ, यानी हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब रेडियस चाहिए और साइड चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको चाहिए होगी। तो आप बताओ, अगर मैं यहां से लेकर ये सेंटर मान लो, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस होगी कि नहीं होगी?
सेम चीज यहां भी रेडियस होगी कि नहीं होगी, ये आप कहोगे हाँ सर होगी। अच्छा, अगर ये रेडियस है तो यहां सेंटर अगर है तो इधर भी आर होगा और इधर भी आर ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना सारी। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो स्क्वायर की साइड है वो अल्टीमेट कितनी है, 2r है। कितनी है, तो यानी साइड जो होगी वो 2r हमें रखनी होगी, 2r का स्क्वायर। ये 2 टाइम्स कट गया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब सारा मुद्दा है r का। अगर आपको r मिल गया, 2 का स्क्वायर ये 4r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे ही r मिलेगा आंसर आ जाएगा। अब आपको r पे टारगेट करना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो टोटल लेंथ दे रखी है 14, अब मैं इधर लिख देता हूं 14 को किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या इधर कर लेते हैं क्या। इस 14 को देखो ध्यान से, 14 की जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक, वो कहीं ना कहीं यहां से लेके अगर मैं पूरा यहां तक ज्वाइन कर लूं पूरा नीचे तक, उसी के बराबर होगी। तो देखो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक कितना है, 3 है, प्लस फिर यहां से लेके यहां तक कितना है, r है। अच्छा, अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना होगा। सोचो, अगर ये स्क्वायर की साइड 2r है तो ये पूरा स्क्वायर होने की वजह से तो यहां भी तो 2r होगा, तो इसका मतलब यहां 2r है तो ये लेंथ भी 2r होगी। फिर यहां से लेके यहां तक ये r होगा, यहां तक r हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक ये 3 होगा, तो r प्लस ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से r मिल जाएगा। फिर सुन लो ध्यान से बात, ये टोटल यहां से लेके यहां तक है कितना, 14 है, 14 सेंटीमीटर है, इक्वल टू, तो ये 3, फिर ये r, ये 2r, ये r और ये 3 सबको ऐड कर दिया, तो 14 इक्वल टू 2r प्लस r प्लस r, 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 6, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 4r, 8 इक्वल टू 4r, तो क्या r2 आ गया, बस r को 2 रख दो आंसर। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 पाई r के लिए 2 का स्क्वायर, तो ये 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 पाई, तो 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्योंकि सैंपल पेपर में आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है, पाई के फॉर्मेट में, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। बाकी पेपर में आप पाई की वैल्यू अगर दे रखी है 22/7 तो उसको पुट कर देना और फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था सेक्शन बी। आगे जब तक आप कुछ दिन बाद वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको तब तक सेक्शन सी सेक्शन डी सारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप इस वीडियो को अगर आज देख रहे हो तो फिर आपको भी सेक्शन बी मैंने करवा दिया, सेक्शन ए ऑलरेडी हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये कोशिश मेरी जो है आपके लिए अच्छी होगी कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।